नमस्कार साथियों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं संधि के बारे में। बहुत सारे लोग एक हव्वे के तहत ये समझते हैं कि संधि हिंदी व्याकरण का सबसे कठिन टॉपिक है, जबकि ऐसा नहीं है। ये बेचारा टॉपिक बिल्कुल सरल है। बस आपको क्या करना है, इस टॉपिक को थोड़ा ढंग से समझना है। अगर एक बार ढंग से समझ लिया तो जिंदगी भर की परीक्षाओं में इस टॉपिक से जो सवाल आते हैं उनमें से एक भी सवाल आपका गलत नहीं होगा, ये गारंटी लेता हूं। और इस वीडियो को आपने ढंग से देख लिया 2 बार तो बस आज के बाद संधि का कोई भी सवाल आपका गलत नहीं होगा, पक्का। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। संधि कहते किसको है? संधि का मतलब क्या होता है? जोड़। ठीक है। जब 2 या 2 से अधिक वर्ण मिलते हैं तो वो कोई विकार उत्पन्न करते हैं, कोई चेंजेज लेकर आते हैं। ठीक है। ये विकार उत्पन्न होता है, उससे एक नया वर्ण बनता है। बस ये नया वर्ण बनना ही क्या कहलाता है? संधि कहलाता है। अब सोचिए, कोई 2 चीजें जुड़ेगी, कौन सी? जिनकी प्रकृति एक जैसी है। फॉर एग्जाम्पल आप अपने शरीर को ले लीजिए, हड्डी हड्डी से ही जुड़ेगी या हड्डी मांस से जुड़ जाएगी? मांस से नहीं जुड़ेगी, हड्डी हड्डी से ही जुड़ेगी। बस ये ध्यान रखना इसमें कि 2 एक जैसी प्रकृति वाली चीजें जब आपस में जुड़ती है तो वो कहलाती है संधि। ठीक। अब इसका उदाहरण देखिए, संधि है क्या? विद्या एक शब्द है, आलय एक शब्द है। संधि में ध्यान रखना 2 शब्द जो होते हैं ना, जिनका कोई न कोई अर्थ होता है, शब्द जो सार्थक है, ये सार्थक शब्द ही संधि में मिलते हैं। विद्या और आलय ये जुड़े। अब होगा क्या? यहां जो मात्रा है, यहां कोई वर्ण है उस वर्ण में, और यहां जो वर्ण है उस वर्ण में, इन्हीं में जुड़ाव होगा और यहीं पर विकार उत्पन्न होगा। जैसे इस विद्या का आ और आलय का आ, ये दोनों जब मिले तो इससे एक विकार उत्पन्न हुआ और बना आ। ठीक। यानी कि स्वर और स्वर जब मिले तो एक स्वर का निर्माण किया। बस यही विकार क्या कहलाता है? संधि कहलाता है। उम्मीद है आपको परिभाषा अच्छे से समझ में आई होगी। अब आगे बढ़ते हैं। संधि के प्रकार, मतलब कि संधि कितने प्रकार की होती है? तो दोस्तों संधि 3 प्रकार से होती है। ठीक है। कैसे? वर्ण इसमें जुड़ते हैं, वर्णों में विकार होता है। और वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। एक होता है स्वर और एक होता है व्यंजन। क्लियर? अब देखना संधि के 3 प्रकार कैसे हुए। जब स्वर और स्वर मिलते हैं तो बनती है स्वर संधि, यानी कि स्वर और स्वर मिलके एक नए स्वर का निर्माण करते हैं, वहां होती है स्वर संधि। और जब व्यंजन और स्वर या व्यंजन दोनों में से कोई भी मिलता है तब होती है व्यंजन संधि। और तीसरी है विसर्ग संधि। अब विसर्ग को आधा ह भी बोला जाता है, इसलिए ये वर्णों की श्रेणी में ही आएंगे। विसर्ग और स्वर या व्यंजन कुछ भी हो, ये जब मिलते हैं तो होती है विसर्ग संधि। अब देखिए, इनकी हर एक संधि की एक एक शर्त है। स्वर संधि कहती है कि मेरे दोनों तरफ, यानी कि धन के दोनों तरफ क्या होने चाहिए? स्वर होने चाहिए। यह स्वर संधि की खासियत है। तो आप फटाक से पहचान लेंगे कि जब इस धन के दोनों तरफ स्वर है तो इसका मतलब कौन सी संधि है? स्वर संधि है। एक तो ये हो गया पहचानने का तरीका। व्यंजन संधि क्या कहती है कि इस धन से पहले व्यंजन होना जरूरी है। धन से पहले व्यंजन होगा तभी मैं वहां होंगी। धन के बाद कोई भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, या तो स्वर होगा या व्यंजन होगा, क्योंकि वर्ण ही जुड़ते हैं आपस में। और विसर्ग संधि की शर्त यह है कि धन से पहले, यानी कि प्लस से पहले क्या हो? विसर्ग हो। और विसर्ग के बाद कुछ भी हो, कोई भी वर्ण हो, चाहे स्वर हो चाहे वो व्यंजन हो। शर्तें समझ में आई? स्वर संधि के दोनों तरफ स्वर ही होते हैं, इस धन के, इस प्लस के दोनों तरफ। व्यंजन संधि में पहले की तरफ व्यंजन होगा और बाद में स्वर व्यंजन कुछ भी हो सकता है। विसर्ग संधि में पहले विसर्ग होगा
और प्लस के बाद यानी कि धन के बाद कुछ भी हो सकता है, स्वर हो चाहे व्यंजन हो, लेकिन होंगे क्या, वर्ण ही होंगे, ये ध्यान रखना। वर्ण से इतर कुछ भी नहीं होगा। अब स्वर संधि किसको कहते हैं? जैसा कि इसकी शर्त बताई मैंने, वही इसकी परिभाषा है। जब दो स्वर मिलते हैं और उनसे जो विकार उत्पन्न होता है उसको स्वर संधि कहते हैं। क्लियर? इस स्वर संधि के 5 भेद है, 5 अलग अलग प्रकार से ये स्वर आपस में मिलते हैं। किस तरह से मिलते हैं आइए देखते हैं। तो दोस्तों, स्वर संधि जो है वो 5 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? एक है दीर्घ संधि, दूसरी है गुण संधि, तीसरी है यण संधि और चौथी है वृद्धि संधि और 5वीं और लास्ट है अयादि संधि। ये स्वर जो होते हैं ना, ये इन 5 तरीकों से मिलते हैं और विकार उत्पन्न करते हैं। अब इनका सीक्वेंस चाहे कुछ भी हो, आप कोई दिक्कत नहीं करेगा। आपसे नहीं पूछा जाएगा कि स्वर संधि के प्रकारों का सही क्रम क्या है, कभी नहीं पूछा जाता है और पूछा भी नहीं जाएगा। ठीक है, तो किसी भी क्रम में याद कर ले, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये जो क्रम मैंने सेट किया है, इससे आपको आगे जो मैं सूत्र बता रहा हूं, आगे जो मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं, वो समझने में आसानी रहेगी। इसलिए मैं ये कहता हूं आप इसी सीक्वेंस में याद कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब सबसे पहले दीर्घ स्वर संधि क्या होती है वो जानते हैं। दीर्घ स्वर संधि यानी कि सजातीय स्वर जो होंगे वो बस अपना दीर्घ रूप ले लेते हैं। जैसा इसका नाम है, दीर्घ इसका नाम है, तो ये क्या कर देती है, किसी भी चीज को दीर्घ बना देती है। जैसे पारस क्या करता है, पारस एक ऐसा पत्थर है जिसके पास कोई भी धातु लाओ वो सोने में कन्वर्ट कर देता है, सोना बना देती है। ठीक वैसे ही दीर्घ स्वर संधि छोटा हो चाहे बड़ा हो, ये क्या बना देती है, उसको बड़ा बना देती है। बस ये बात समझ में आ गई तो आपको आगे की कहानी भी समझ में आ जाएगी। अब मुझे ये बताइए, स्वर जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, एक होते हैं लघु स्वर और एक होते हैं दीर्घ स्वर। और तीसरा जो प्रकार है वो है संधि स्वर। क्लियर? यहां आपको 2 ही तरह के स्वर इस्तेमाल करने हैं, लघु और दीर्घ। लघु में कौन कौन से? अ, ई, उ और री। ठीक है, अब इसको एक बार छोड़ दीजिए आप। री और बड़ा री क्या है ये मत समझिए, क्योंकि ये संस्कृत में होता है, हिंदी में नहीं होता है। हिंदी में सिर्फ और सिर्फ ये री होता है। चलिए इनको देख लेते हैं। अ, ई, उ और री ये क्या है? लघु स्वर है। अब इनके सजातीय स्वर का बड़ा रूप ले लेते हैं। ये सजातीय मतलब अ की जाति का ही कौन हो गया? पूरी वर्णमाला देखेंगे, अ की जाति का एक मात्र है आ, तो अ और आ की जाति एक हो गई। छोटा ई और बड़ा ई, इनकी जाति एक हो गई। ऊ और बड़ा ऊ की जाति एक हो गई। री और बड़ी री की जाति एक हो गई। तो मैंने क्या कहा परिभाषा में कि ये सजातीय स्वरों को दीर्घ कर देते हैं, बड़ा कर देते हैं। समझिए इसको। जैसे अ के बाद अगर अ आता है, एक ही जाति के दोनों, अ के बाद अगर अ आता है तो ये बड़ा रूप ले लेता। अ का बड़ा रूप आ, ये यहां समझा है आपको। और अगर अ के बाद आ जाए, ध्यान रखना इसमें एक ही जाति के स्वर मिलेंगे। अ की जाति का एक ही है आ और ई की जाति का एक ही है ई। अ और आ मिलेंगे तब भी क्या बन जाएंगे? आ। अगर आ और अ मिलेंगे तब भी क्या बन जाएगा? आ। और अगर आ और आ मिलते हैं तब भी क्या बनेगा? आ। जैसे मैंने ऊपर बताया था, विद्या धन आलय क्या बना? आ और आ से मिलकर आ बना। अब देख लो, क्लियर चीज दिख रही है आपको सामने कि ये क्या कर रहे हैं, ये सारे अ जाति के ही हैं, सारे के सारे, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो। ये क्या बना रहे हैं? दीर्घ रूप बना रहे हैं, मतलब अपनी जाति के लोगों को ये बड़ा बना देते हैं, दीर्घ बना देते हैं। इसी तरीके से ई में सीक्वेंस चलता है, इसी तरीके से ऊ में सीक्वेंस चलता है। बस शायद कहानी आपको समझ में आ गई है। दीर्घ संधि क्या करती है? अपने सजातीय स्वर को दीर्घ बना देती है। सजातीय कौन कौन से? जैसे अ की जाति का आ है, ई की जाति का बड़ा ई है, ऊ की जाति का बड़ा ऊ है। बस शायद क्लियर हो गया। अब कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते और ज्यादा क्लियर हो जाएगी। उदाहरण देखिए, बिल्कुल साफ हो जाएगा ये। मत अनुसार। मत त के अंदर मात्रा किसकी है?
अगर त को पृथक किया जाए, अलग अलग बांटा जाए, तो त के साथ मात्रा है अ की, और यहां अ है ही, तो अ और अ मिलकर क्या बनते हैं, आ बनता है। तो शब्द क्या बना, मतानुसार। इसी तरह से देखते हैं, देव अ की मात्रा है या आ, अ और आ मिलके क्या बन गया, आ बन गया। यहां बताया था आपको। तो क्या बना शब्द, देवागमन। तीसरा परीक्षा, आ और अर्थी, अ, आ और अ मिलके क्या बन गया, आ बन गया। ये भी यहां बताया था कि आ और अ मिलकर के आ बनता है। रवि छोटे की मात्रा और इंद्र छोटे की मात्रा दोनों मिलके क्या बन गई, बड़ी बन गई। ये ध्यान रखना, इसमें मात्राएं जो भी होगी ना, अ होगा चाहे ई होगी चाहे ऊ होगा चाहे आ हो, कुछ भी हो, वो दीर्घ रूप ले लेता है। हरि ईश, अब छोटी ई की मात्रा और बड़ी ई की मात्रा मिलके बन गई बड़ी ई की मात्रा, हरीश। शचीन्द्र, शची धनेन्द्र, क्या बन गया शब्द, शचीन्द्र। और ये ध्यान रखना, संधि में जो शब्द आपस में जुड़ते हैं ना, बेसिकली जुड़ते तो हैं वर्ण, लेकिन ये वर्ण किसी शब्द के साथ में इस्तेमाल होते हैं, वर्णों से ही शब्द बनता है, वर्ण किसी शब्द के साथ में इस्तेमाल होते हैं। और संधि में प्रत्येक शब्द का कोई न कोई एक निश्चित अर्थ होता है। जब अर्थ नहीं होता है किसी शब्द का, तो वहां संधि नहीं होती है, ये भी ध्यान रखें। वधु उत्सव, बड़ी ऊ की मात्रा है और छोटा ऊ है, इधर दोनों मिलकर क्या बन गया, बड़ा ऊ। लघु ऊर्मी, छोटा ऊ और बड़ा ऊ मिलके बन गया बड़ा ऊ, लघुर्मी। भू ऊर्ध्व, बड़ा ऊ और छोटा ऊ मिलके बन गया भूर्ध्व, बड़ा ऊ बन गया। भानु धन उदय, छोटा ऊ और छोटा ऊ मिलके बन गया बड़ा ऊ, भानुदय। बात समझ में आ गई होगी आपको। ध्यान रखना है कि दीर्घ संधि क्या करती है, सजातीय स्वरों को दीर्घ कर देती है। बस ये बात आपके दिमाग में सेट होनी चाहिए। अब चाहे दुनिया का कोई भी एग्जाम्पल आए, आप कहीं नहीं चूकेंगे इस संधि से आई किसी एग्जाम्पल को ठीक करने में। क्लियर। सेकंड, दूसरी है गुण संधि। अब यहां आपको क्या करनी है, 4 टेबलें बता रहा हूं, 4 अलग अलग सारणियां बता रहा हूं, वो आपको याद रखनी है, दिमाग में छाप लेनी है। अभी नोटबुक में छाप लीजिए और उसके बाद दिमाग में छाप लो। बहुत सरल है, आसानी से समझ में आएगी। चलिए, गुण स्वर संधि किसको कहते हैं, देखिए, प्लस के पहले अ और आ स्वर है, प्लस के पहले अ आ हो और उसके बाद ई उ री हो, तो ये ई हो जाएगा ए और उ होगा ओ और री बन जाएगा अर में। क्लियर, बात समझ में आई। अ आ के बाद ई उ री हो तो ये ए ओ अर हो जाता है। इसको ऐसे याद रखिए, एक सिंपल सा सेंटेंस बना लिए। अ आ के बाद ई उ री हो तो ये ए ओ अर में कन्वर्ट हो जाते हैं, बदल जाते हैं। मतलब इनका अ और ई मिलके क्या बन गया, ए बन गया। बस ये ध्यान रखिए, ये सारणी छाप लीजिए दिमाग में। अ आ के बाद ई यूरी ए ओ अर, अ आ यूरी ए ओ अर, अ आ यूरी ए ओ अर। बस क्लियर। ये सेंटेंस 15 बार बोल लीजिए, आप गुण संधि का कोई सवाल गलत कभी भी नहीं करेंगे। उदाहरण देख लेते हैं इसको। नर धन इंद्र, अ आ रहा है और यहां ई आ रहा है, तो यहां मैंने क्या बताया, अ और ई मिलके क्या बन गई, ए, ये ए की मात्रा नरेंद्र। परम धन ईश्वर, अ और बड़ी ई, अ और बड़ी ई ये है, ये भी मिलके क्या बने, ए, परमेश्वर, ये ए की मात्रा लग गई। महाधन इंद्र, महेंद्र, ए की मात्रा बन गई। आ और ई मिले हैं, आ और ई यहां लिखे हुए हैं। फिर है राका धन ईश, राका कहते हैं रात को, राका धन ईश, यहां से आ और यहां से बड़ी ई, आ और बड़ी ई ये रही, मिलके क्या बनेंगे, ए, बन गया शब्द राकेश। फिर वीर धन उचित, अ और उ, ये अ है और ये उ है, मिलके क्या बन गया, ओ, तो ये है ओ की मात्रा, वीरोचित। फिर नव धन उढ़ा, नवोढ़ा, ठीक है, ओ बन गया, और बड़ा ऊ मिलके। महाधन उदय बन गया महोदय, ओ की मात्रा लग गई यहां पर। फिर महाधन उर्मी बन गया महोर्मी, ओ की मात्रा लग गई यहां पर भी। क्यों,
आ और बड़ा ऊ मिला है। क्लियर। देव धन ऋषि। अब यहां अ के बाद री आया है। यहां भी क्या लिखा है मैंने टेबल में, अ के बाद अगर अ या आ के बाद ई ऊ री आए तो ए ओ अर हो जाते हैं। तो री का क्या हो जाएगा अर। महर्षि म ह। अब इस यहां ह में से आ निकला, ठीक है, और ऋषि में से री, ठीक है। अब ये क्या हो गए, जब हा में से आ निकल गया तो पीछे बचा म ह हलंत, ठीक है। अब आएगा यहां से अर। अब ह को अ के साथ जोड़ दीजिए, क्या बना, ये हलंत जो है वो हट गया, मह पूरा बन गया मह। और उसके बाद र आधा है इसलिए रेप में चला जाएगा और सी पीछे है ही, तो ये बन गया महर्षि। क्लियर। एक बार ये याद रख लीजिए, टेबल याद रख लीजिए, एक सेंटेंस याद रख लीजिए, अ यूरी एवर। क्लियर। गुण संधि कभी जिंदगी में नहीं भूलेंगे। 8-10 ऐसे एग्जाम्पल देख लीजिए, उसके बाद एग्जाम्पल दुनिया में लाखों हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता कौन सा एग्जाम्पल आए, बस आपको ये टेबल याद होनी चाहिए, आपको इस संधि की विशेषताएं याद होनी चाहिए। तीसरी देखते हैं यण संधि। यण जैसा इसका नाम है य होगा पहले, यण मतलब य व र, बस ये ध्यान रखना। यण मतलब यवर, उसमें कंफ्यूज मत होना। अब क्या किया था, गुण संधि में अ आ के बाद सेकंड रो में लिखा था मैंने ई ऊ और री। अब यहां पहली रो में लिखना है ई ऊ और री। ई ऊ और री के बाद अगर कोई भी स्वर आए असमान, मतलब ई और ई, ये दोनों ई के सामने नहीं आने चाहिए, क्योंकि जब ये आएंगे तो संधि कौन सी हो जाएगी, दीर्घ हो जाएगी। मान लीजिए ई के सामने ई आ जाता है तो संधि हो जाती है दीर्घ और बन जाता है बड़ा ई, ठीक है। तो सजातीय नहीं आनी चाहिए, असमान स्वर आना चाहिए। ऊ के सामने ऊ नहीं आना चाहिए, छोटा चाहे बड़ा कुछ भी। री के सामने री नहीं आना चाहिए, इसके अलावा कोई भी स्वर आए तो ई ऊ री के बाद असमान स्वर आए तो यवर हो जाता है, य व र। ऊ का हो जाता है व, ई का हो जाता है य और री का हो जाता है र। अब इसको याद कैसे करें, एक सेंटेंस बना लीजिए जैसे गुण संधि में बनाया जाता है, यूरी असमान यवर, यूरी असमान यवर, यूरी असमान यवर। बस ये 15 बार बोल लो ये सेंटेंस, यण संधि क्लियर आपकी। कभी भी किसी भी तरीके का एग्जाम्पल पूछा जाएगा आपसे परीक्षा में, आपका गलत तो नहीं होगा। ये इंडेक्स जो बनाई हुई है इस सारणी को छाप लीजिए दिमाग में। एग्जाम्पल देखते हैं, अति अधिक मिला, शब्द बना अत्यधिक, ये आ गया। देखिए छोटी ई की मात्रा और असमान स्वर आया है, यहां ई नहीं आया अ आया है, इसलिए क्या बन गया, य कन्वर्ट हो गया। ये बदलते हैं, ये ध्यान रखना, क्या कर देते हैं, ये आपस में चेंज हो जाते हैं। ई और अ मिलके बदल के क्या हुआ, य हो गया। सेकंड, इति धन आदि, क्या बना, छोटी ई की मात्रा और आ असमान स्वर है, इत्यादि बन गया, ये आ गया, क्योंकि यहां पहले छोटी ई की मात्रा है। ई छोटी हो चाहे बड़ी हो, जब ई आती है तो हो जाता है य, ऊ आता है तो हो जाता है व। क्लियर। फिर देखिए, ऊपरी धन उक्त, क्या बन गया, उपर्युक्त। नी धन ऊन, क्या बन गया, न्यून। प्रतिधन एक, क्या बन गया, प्रत्येक, ये आ गया, छोटी की मात्रा है। उसके बाद असमान स्वर है। सु धन आगत, ये देखिए ऊ आया है, ऊ के बाद असमान स्वर आया है आ, क्या बन गया, व, स्वागत शब्द बन गया है। फिर अनुधन अय, छोटे ऊ की मात्रा, उसके बाद असमान स्वर है, क्या बन गया, अन्वय, व हो गया इसका, छोटे ऊ का और अ का, क्या बन गया, व। फिर अनुधन इति, क्या बन गया, अन्विति। यहां पर छोटा ऊ और छोटी ई मिले हैं, असमान है ना, ई ऊरी के बाद असमान आने चाहिए और ये क्या बन जाते हैं, य व र बन जाते हैं। बस इस सेंटेंस को 15 बार बोलिए। 9वां एग्जाम्पल देखिए, अनुधन एषण, क्या बन गया, अन्वेषण, ये यहां व बन गया, छोटा ऊ और ए मिलके, असमान आना चाहिए, बस ये ध्यान रखना, इसमें असमान आएंगे। ई ऊ री के बाद असमान स्वर हो, आएंगे तो स्वर ही,
असमान स्वर हो तो ये बन जाते हैं ई का य, ऊ का व और री का र। बस क्लियर फंडा। कुछ एग्जाम्पल और बचे थे। वधु धन आगमन, बड़ा ऊ आ, वधवागमन। पितृ, अब री वाले, पितृ धन अनुमति, री के बाद अ आया तो ये क्या बन गया, पितृनुमति। देखिए ये पीत, अब इसमें री की मात्रा लगी हुई है, अब इस री की मात्रा को ले जाना है ऊपर क्योंकि चेंज करवाना है, तो यहां हलंत लग जाएगा पित, और उसके बाद प्लस है और री के बाद अ आया है, असमान स्वर, क्या हो जाएगा, ये अर हो जाएगा। कन्वर्ट होके यहां से अनुमति में से अ निकला है, ऊपर गया, कन्वर्ट हुआ किसमें, अर में। अब वापस कन्वर्ट होके ये आ रहा है, त के साथ अ को जोड़िए, पूरा त हो जाता है, और उसके बाद र। ठीक है, अब त और र मिलके क्या बनता है, त्र। क्लियर, त और र मिलके क्या बनता है, त्र। ये यहां त्र बन गया, और फिर उसके बाद बाकी जो बचा था नुमति, ये वैसे के वैसे लिखना, पितृनुमति। ऐसे ही मातृधन आज्ञा, मात्राज्ञा, पितृधन इच्छा, पितृइच्छा। बस क्लियर, कहीं दिक्कत नहीं होगी। आपको टेबल याद रखनी है, आपको सेंटेंस याद रखना है, यूरी असमान यवर। बस। चौथा प्रकार है वृद्धि स्वर संधि। अब देखिए ये क्या कर देती है, मात्रा में वृद्धि कर देती है। एक छोटी मात्रा है, इसको बड़ा बना देती है। बस ये ध्यान रखना है, ये मात्रा में वृद्धि कर देती है, क्योंकि स्वर ही तो मात्रा होते हैं, और क्या होता है, मात्राएं, स्वर ही मात्राएं होती है। ये मात्रा को बड़ा बना देती है। देखते हैं कैसे, ये टेबल याद रखिएगा। अ आ के बाद में ए ऐ ओ औ हो तो इनकी मात्राएं बढ़ जाती है, इनकी मात्राओं में वृद्धि हो जाती है। ए की मात्रा बढ़कर ए आई होगी, और आई बढ़ने से और ज्यादा तो कुछ होगा नहीं इसमें, तो ये जैसी है वैसी की वैसी रहेगी, क्योंकि पहले से बढ़ी हुई है। अगर बड़ी है तो वैसी की वैसी रहेगी, और अगर छोटी है तो वो बड़ी हो जाएगी। बस ये ध्यान रखना है। ओ छोटी मात्रा है, औ हो जाएगी। औ अपने आप में बड़ी मात्रा है, तो ये वैसे भी क्या रहेगा, औ ही रहेगा। मतलब मात्रा में वृद्धि हो जाती है, किसमें, वृद्धि संधि। इसकी पहचान के लिए ये ध्यान रखना, कोई शब्द जो होगा ना उसमें ऊपर की तरफ दो मात्राएं लगी हुई होगी, जनरली आपको इससे पहचान में आ जाएगा कि ये वृद्धि संधि का एग्जाम्पल है। उदाहरण देखते हैं, एक धन एक, अ की मात्रा है, और उसके बाद ए आया है, क्या बना, एक एक। क्लियर। मत धन ऐक्य, अ की मात्रा है, बड़ा ए है, मतलब कि मतैक्य। सदा धन एव बना है सदैव। इसमें देखिए सब जगह पर दो दो मात्राएं लगी हुई है, दो दो चोटियां हैं इसमें, तो ये आसानी से पकड़ में आ जाती है संधि। महाधन ऐश्वर्य, महेश्वर्य। वन धन औषधि, वनौषधि। परम धन औदार्य, परमौदार्य। महाधन औदार्य, महोदार्य। बस क्लियर, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। वृद्धि क्या कर देती है, मात्रा में वृद्धि कर देती है। किसकी किसकी मात्राएं, ए की, आई की, ओ की और औ की। आई की और औ की तो मात्राएं पहले से बढ़ी हुई है, इसलिए कुछ नहीं करती है, जैसी है वैसी की वैसी इस्तेमाल करती है। ए और ओ की मात्राओं को वो आई में और औ में बढ़ा देती है। वृद्धि जैसा नाम है इसका, वैसा इसका काम है। लास्ट है अयादि संधि, जो इंपॉर्टेंट भी है। पांचवी और लास्ट स्वर संधि का भेद है अयादि संधि। जैसा इसका नाम है, अय आदि। यहां अयादि संधि में संधि कौन सी है, मतलब अयादि शब्द में संधि कौन सी है, य में अ की मात्रा, और आदि में से आ की मात्रा, अ और आ मिलके बना आ, तो शब्द बन गया अयादि, यानी कि दीर्घ संधि है इसमें। बस शब्द में ध्यान रखना, अयादि शब्द में दीर्घ संधि है। अयादि मतलब अय आदि, तो शुरुआत कहां से होगी, अय से। इसमें क्या होता है, जैसे पिछली संधि में मैंने ए ऐ ओ औ यहां लिखे थे, यहां पर सेकंड रो में लिखे थे, मतलब इस दूसरी वाली टेबल में लिखे थे। अब यहां क्या करना, इनको पहले कर देना है। मैंने ध्यान रखना, चारों में
एक दूसरे की ऑपोजिट चीजें की है। जो पहली लाइन में थे वो कहीं गायब हो गए, जो दूसरी लाइन में थे नेक्स्ट संधि में वो पहली लाइन में आ गए। यहाँ जो दूसरी लाइन में थे वो इस अयादि में पहली लाइन में आ गए। ये भी ध्यान रखें। ए, ऐ, ओ और औ, इसके बाद अगर कोई असमान स्वर आता है तो ए बन जाता है ऐ, आई बन जाता है आय, ओ बन जाता है औ और औ बन जाता है आओ। अब ध्यान रखना, नाम है इसका ऐ, आदि। क्लियर? ऐ के बाद बड़ा है आय, तो आय ही आएगा, और उसके बाद है औ और फिर है आओ। और यहां आपको वही सीक्वेंस रखना है जो हम ये लिखते हैं वर्णमाला, उसमें जो सीक्वेंस होता है ए, आई, ओ, औ, वही सीक्वेंस रखना है। अब ये ध्यान रखना कि धन के बाद में यहां असमान स्वर आएंगे, यानी कि ए के सामने ए नहीं आना चाहिए, आई के सामने आई नहीं आना चाहिए, ओ के सामने औ नहीं आना चाहिए, औ के सामने औ नहीं आना चाहिए। और इनसे मिलकर क्या बनता है? ए से ऐ, आई से आय, ओ से औ, औ से आओ। उदाहरण देखिए, ने धन अन, ए की मात्रा लगी है और उसके बाद में असमान स्वर आया है, क्या बना? नयन। अब देखिए इस नयन शब्द में आपको स्वर किसका सुनाई दे रहा है? नय। नय, नय में अय और अन पीछे जुड़ जाता है, अन, और यहां ये। तो इस प्रकार से बना नयन। ने धन अन, शे धन अन, शयन, मतलब अय। अय की ध्वनि आ रही है तो इसका मतलब है प्लस से पहले, धन से पहले क्या आएगा? ए। आई, गई धन अक, क्या बना? गायक। गायक में किसकी आवाज आ रही? गाय, गाय, आय, आय की ध्वनि आ रही। अब आय किस में होता है? आई में होता है। आई के बाद अगर असमान स्वर आए तो वो आय बनता है। क्लियर? तो ये बना गायक। फिर नई धन एका, असमान स्वर है ई, तो क्या बन गया? नायिका। नाई, आई, आई की ध्वनि आई और आई में से ई हटा दो, पीछे बचा क्या? आय। तो इसका मतलब क्या हो गया कि प्लस से पहले किसकी मात्रा आएगी? आई की मात्रा आएगी। पो धन अन, पवन, औ, पौ, औ, पौ किसकी ध्वनि आ रही है? औ की ध्वनि आ रही है। और औ किससे बनता है? ओ से बनता है। तो मात्रा कितनी लगेगी? एक ही, क्योंकि ओ में एक ही मात्रा होती है। भो धन अन, भवन, भव, औ की ध्वनि आ रही है, वही। फिर है पो धन इत्र, पवित्र। अब पवि, ई की मात्रा हटा दो, क्या बचा? पौ। पौ में भी किसकी ध्वनि आ रही है? औ की, इसलिए मात्रा ओ की लगेगी प के ऊपर। पो धन अन, पावन। देखिए मात्रा चेंज होते ही यहां पो धन अन से पवन बना था, यहां पौ धन अन से क्या बन गया? पावन बन गया। क्यों? क्योंकि पावन में ध्वनि किसकी आ रही? पाव, आव की। और आव किससे बना है? आव बना है औ से। तो इसलिए धन से पहले किसकी मात्रा लगेगी? प पर औ की मात्रा लगेगी। क्लियर? शायद समझ में आ गया होगा। दो और एग्जांपल है। श्रौ धन अन, क्या बना? श्रावण। देखिए श्राव में किसकी ध्वनि आ रही है? श्राव। श्राव मतलब आव, आव की ध्वनि आ रही है। अब आव के लिए किसकी मात्रा होगी? प्लस से पहले, यानी कि धन से पहले वो होगी औ की मात्रा। तो श्र पे किसकी मात्रा लगी? औ की मात्रा, और शब्द बन गया श्रौ। क्लियर? अगर यहां पर मैं ये लिख देता हूं श्रे धन अन, तो क्या होगा? सॉरी, श्रो। अगर मैं लिख देता हूं, सिर्फ ए की मात्रा लगाता हूं, श्रो धन अन, तो क्या बन गया? ओ की मात्रा किसमें होती है? यहां, तो औ, ये बन गया श्रवण। कैसे बना? श्रो में से ओ की मात्रा निकालिए, पीछे बचा श्र, वो भी हलंत वाला। ठीक है, अब क्या करना है? इसके साथ में जोड़ना है, ओ की मात्रा निकालिए, ओ के सामने कौन है? अव है। अब यहां मुझे अ जोड़ना है, श्र में अ जोड़ा, हलंत वाला था, अ पूरा हो गया। फिर है व,
और फिर यहाँ से वह भी कैसा है, हलंत वाला, क्योंकि अव में हलंत है, वह आधा है। अब इसके बाद में है अन, तो मैं वह के साथ में अ जोड़ देता हूँ तो वह हो जाता है पूरा, और पीछे न बचा है वो न यहाँ लिख दिया। लेकिन हुआ क्या है, ये न ण में बदल जाता है, ये ध्यान रखना। क्लियर, समझ में आया होगा। तो ये दोस्तों आज स्वर संधि के 5 भेद हमने किए। नेक्स्ट वीडियो में हम व्यंजन और विसर्ग संधि करेंगे। उम्मीद है आपको पूरा पसंद आया हो। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ कुछ नई बातों को लेकर। तब तक के लिए शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।